नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल रज़ा एकेडमी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज कवर करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं टेंथ में, जो बिहार बोर्ड में टेंथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसको लाया है यहाँ पे। ठीक है, उनमें से आपका जो टेंथ में जो एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव के, तो वो 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो मॉडल क्वेश्चन जो आते हैं, जो भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिया है, यहाँ पे असेंबल किया है फिर कुछ क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई हैं। तो आज यहाँ पे ये वाला इस वीडियो में आज हम पे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और सबको अच्छे तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। तो दोस्तों, तो हम जानते हैं कि 7/20 का दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ हम जानेंगे कि क्यों शांत है, क्योंकि 7/20 का दशमलव प्रसार अगर दशमलव करेंगे आप तो 0.35 आता है, हम सब जानते हैं। और 0.35 के बाद कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बराबर में आ नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे शांत होगा दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पाई है एक। तो हम सबको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का मौसो तथा लौसो। दो संख्याओं का मौसो 15 है, लौसो 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, हमारे पास एक ट्रिक होता है। हमारे पास ट्रिक क्या होता है कि मौसो इंटू लौसो बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो जब आप ये ट्रिक लगाएंगे और मौसो और लौसो के जगह उस अपना मौसो और लौसो बैठा देंगे और एक संख्या दिया हुआ है आपके पास, तो एक संख्या बैठा देंगे, वहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो वो आपका दूसरी संख्या जो निकल के आएगा वो 315 आएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो हम चारों ऑप्शन देख करके कह सकते हैं कि √3/5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √3/5 को और जो है वो रूट हट नहीं रहा है, वो रूट को उसी तरह का रह ही रहा है। क्योंकि जब आप 9/8 ऑप्शन ए देखेंगे, पहला वाला अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि -9/√16 अगर आप देखेंगे तो -9/√16 हट के 4 हो जाएगा, तो ये वाला नहीं है। उसी तरह इन दोनों क्वेश्चन सी और डी ऑप्शन भी देखेंगे तो इन दोनों में भी वैसी तरह ही आएगा, तो ये दोनों भी अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। तो जो बी है √3/5 ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों, हम लोग को याद होगा कि हमारे पास द्विघात समीकरण का एक जनरल फार्मूला होता था। हमारे पास द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप जिसको कहते हैं वो होता था ax² + bx + c के रूप में होता था। ठीक है, तो हम ax² + bx + c के रूप में वो सबसे चारों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर देखेंगे आप तो ax² है इसमें, फिर देखेंगे प्लस bx, क्या यहाँ x है? नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा वाला ऑप्शन जब आप करेंगे तो ये ax² यहाँ पे तो दिख रहा है सब कुछ, मगर यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका जो है 2x² और 2x² कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि क्या ax² शुरू में आ रहा है, x² के वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये x³ वाला है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर चौथा वाला देखेंगे, चौथा वाले को जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में आएगा, इसलिए ये वाला आंसर सही है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 188/220 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, जब आप 188/220 को काटते जाएंगे, पहले 188 को काटेंगे, फिर 220 को काटते जाएंगे, जब कैंसिल आउट होता जाएगा तो छोटा होते होते वो आंसर जो आएगा आपके पास वो 47/55 मतलब 47/55 ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद उसका नाम ही है, द्विघात बहुपद का मतलब ही होता है कि उसके शून्य होंगे 2। ठीक है, तो मैक्सिमम शून्य किसी भी द्विघात बहुपद के 2 ही होंगे। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। ठीक है दोस्तों, तो किसी पूर्णांक, आपके पास कोई भी पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि उस पूर्णांक का विषम संख्या का रूप कैसे होगा। तो उस पूर्णांक को पहले हम सम संख्या बनाएं। सम संख्या बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2p। अब देखिए विषम संख्या बनाएंगे तो 2p + 1 कर देंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2p + 1। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हों तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। आप लोग को याद होगा कि जब भी ax³ या कोई भी त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a होता है। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि अल्फा + बीटा + गामा -b/a होता है। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा क्या होता है, c/a होता है दोस्तों। और अल्फा बीटा गामा बराबर जो होता है वो -d/a होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या पूछा गया है कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा क्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, c/a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा। समझे दोस्तों, हमारे पास क्या ये कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, तो रैखिक समीकरण का युग्म जो है वो समांतर रेखाएं हैं तो उसके युग्म क्या होंगे उसके। तो देखिए मान ली एक ये रेखा हुई, दूसरी ये रेखा हुई, ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर है का मतलब है कि इन दोनों रेखाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, चाहे कितना भी आगे चले जाए, दोनों एक दूसरे को कट या प्रतिच्छेद जिसको कहते हैं वो नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई हल नहीं हुआ। और समांतर रेखाएं जब भी आपको दिया हुआ रहेगा तो समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो हमारे पास दोस्तों अभी हमने पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे हमने किया, जिसमें बताया कि त्रिघात बहुपद जो होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है। तो जब आप -b/a करेंगे तो यहाँ पे ax³ - bx², ax³ + bx² है। तो जब आप यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस b, जो b की वैल्यू जो होगी वो -5 होगी। तो जब आप -b/a करेंगे तो b का वैल्यू माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, +5 हो जाएगा। और a की वैल्यू यहाँ 2 है तो 5/2 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आंसर ये इसका होगा D। ठीक है, फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज होता था दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विविध कर। ठीक है, विविध कर को कैसे निकालते हैं हम लोग। विविध कर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि b² - 4ac। अब देखिए हमारे पास 3 रूल होते हैं उसमें भी। अब b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 रहे आपका दोस्तों, तो जो उसकी जो मूल होंगी, मूलों की प्रकृति होंगी वास्तविक और असमान होंगी। ठीक है, अगर b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 रहे दोस्तों, तो हमारे मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक और समान होगी। ठीक है, और अगर b² - 4ac लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा हो, 0 से भी छोटा हो, तो हमारे मूलों की प्रकृति जो हो जाएंगी फिर वास्तविक नहीं रहेंगी, काल्पनिक हो जाएंगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमारी जो मूलों की प्रकृति होंगी वास्तविक और असमान होगी, क्योंकि हमने b² - 4ac का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमें ग्रेटर देन 0 मिला है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि ABC और PQR एक समरूप त्रिभुज है जिनमें से एंगल A जो है वो 42 डिग्री, एंगल R 80 डिग्री, तो एंगल B का मान ज्ञात करने को है हमारे पास। हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं। समरूप त्रिभुज उनको कहते हैं जो जैसे जो त्रिभुज हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं, सॉरी वो बन नहीं पा रहा है, तो हमारे पास ये तो मान ली ये दो त्रिभुज हो, वो मान लिया हम लोगों ने माना कि ये समरूप है। समरूप कब होती है, जब इसका एंगल ये वाला और इसका एंगल ये वाला इक्वल हो, ये वाला एंगल इक्वल हो, और ये वाला एंगल दोस्तों और ये वाला एंगल इक्वल हो, तभी दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमारे पास मान लिया हमने कि ये त्रिभुज जो हुआ पहला वाला ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज, वो हो गया आपका वो त्रिभुज हो गया आपका ABC, और ये वाला जो त्रिभुज हुआ आपका ये हो गया PQR। ठीक है, हमारे पास एंगल A जो है वो 42 डिग्री दिया हुआ है, और PQR में एंगल R जो डिग्री ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास है 80 डिग्री। जब जो एंगल ये होगा
वही एंगल ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब ये एंगल 80 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो दोनों एंगल मिला के 122 डिग्री हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब 180 में 122 करेंगे तो हमारे पास 58 आएगा। जो 58 होगा वही एंगल बी निकलेगा, वही एंगल बी निकलेगा दोस्तों। तो एंगल बी का एंगल जो बी होगा वो 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों, जिनमें से कहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। देखिए दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 5 के अगर आप शून्यक निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो x स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो x प्लस रूट 5 होल इंटू x माइनस रूट 5। जब शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास जो शून्यक होंगे दोस्तों वो होंगे प्लस रूट 5 एंड माइनस रूट 5। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि एक से ज़्यादा हल नहीं होना चाहिए उनमें का उसका। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक ट्रिक होता है जिसको कहते हैं a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जिस किसी भी अगर कोई भी जैसे कोई भी संख्या, कोई भी समीकरण निकाय है, दो समीकरण के जोड़ को कहते हैं समीकरण निकाय। ठीक है, जब दोनों समीकरण के पेयर को कहते हैं समीकरण निकाय, तो हमारे पास एक समीकरण निकाय है जिसमें हम लोग को क्या करना, अद्वितीय हल होने के लिए के का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है दोस्तों, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 करेंगे हम लोग तो वो हो जाता है, वो ये वाला जो रूल लगता है तभी लगता है जब कोई अद्वितीय हल हो। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए तो जब हम यहाँ a1 इसको a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, इसको a2x प्लस b2y इक्वल टू 20 है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, a1 बाई a2 मतलब 3/2, तो 3/2 बराबर k बाई 5 अगर करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू इक्वल टू नहीं होगा, बीच में नॉट इक्वल टू होगा। तो इसी तरह यहाँ से हमारी वैल्यू जो आएगी, वो आंसर जो आएगा वो k इज़ नॉट इक्वल टू 15/2। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो अब आप देखिए, समांतर श्रेणी जब भी आपको चेक करने बोलेगा, आप उसका दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा हर जगह वो सेम होगा। तो इसमें भी दोनों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें भी दोनों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि 11 और 1 के बीच में डिफरेंस 10 है, फिर 111 और 11 के बीच में डिफरेंस 100 का आ जाता है दोस्तों। तो इसमें भी नहीं है। फिर दूसरे वाला ऑप्शन देखेंगे तो 2, 4, 8, ये इसमें भी सेम नहीं है, क्योंकि 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 और 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4 आ जाता है। जब आप चौथा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 और -4 का डिफरेंस -4 है, फिर -4 और -8 का डिफरेंस फिर है वही सेम है। तो हर जगह यहाँ पे जो है सेम है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, यही एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिंदु -12 किस पाद में। इसमें क्या कहता है कि आपके पास x और y जो नंबर लाइन होता है x और y का, जब आप वो उसको ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ये वाला y एक्सिस हो गया, ये वाला x एक्सिस हो गया। ये वाला पे क्या होता है, ये वाला साइन प्लस होता है, ये वाला साइन भी प्लस होता है। तो ये प्लस प्लस जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर ये होता है, ये वाला साइन जो होता है वो माइनस होता है इधर वाला, फिर ये वाला साइन जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये वाला साइन में क्या होता है, ये वाला माइनस साइन और इधर वाला भी साइन जो होता है वो माइनस होता है। चौथा वाला जो होता है ये वाला माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको चेक करना है कि माइनस माइनस वाला जो भी माइनस, चाहे कितना कोई भी संख्या हो या अंक हो, माइनस माइनस अगर रहेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस माइनस, तीसरा क्वाड्रेंट जो होगा वो माइनस माइनस होगा। इसका मतलब क्या है कि माइनस माइनस वाला तृतीय पाद में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं हम लोग कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है। देखिए, समांतर श्रेणी का हमारे पास सूत्र क्या होता था, एस एन, यहाँ पे एस एन वाला देखना है ऑप्शन में क्या है कि एस एन बराबर
बराबर n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो सही है दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला है, मगर इस फॉर्मूले को आप सिर्फ एक ही एपी पे लगा सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये वाला फॉर्मूला सत्य नहीं है, हर एपी के लिए सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो और ये वाला फॉर्मूला जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से क्या है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का विविध होगा। तो दोस्तों हमारे पास वही है, पिछले कुछ क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा कि विविध क्या होता है। विविध का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्म में है, ये वाला इक्वेशन जो है वो है फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो जिसमें a की वैल्यू जो है b है और b की वैल्यू a है और c की वैल्यू c ही है दोस्तों। तो अब जब हम b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास b की जगह a है और a की जगह b है, बाकी c के जगह तो c ही है। तो हम अब b की जगह हमारे पास a है तो b की जगह a बैठेगा, तो a² माइनस 4 इंटू a की जगह b है तो b होगा 4bc। इसका मतलब ऑप्शन होगा a² माइनस 4bc दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, जब त्रिभुज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, जिनमें से आपको जो है शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष 3 है -4, 0, 0, 3 और 0, 0। जब आप दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, हम सबको पता होगा कि फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 होल इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस करेंगे x2 होल इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस करेंगे x3 होल इंटू y1 माइनस y2। जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो दोस्तों तो आंसर निकलेगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बहुपद fx बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 है के शून्यक a प्लस 5 हैं, ठीक है, दोनों के इस बहुपद के शून्यक जो दो शून्यक होंगे वो a प्लस 5 हैं, तो 4 होल इंटू a प्लस 5 बराबर क्या होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योग है, यहाँ गिवन है शून्यकों का योग। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था द्विघात बहुपद में कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे देखिए -b क्या होगा, यहाँ पे b की वैल्यू -3 है, ठीक है, अब और a की वैल्यू 1 है तो -b/a यहाँ से हमारा आंसर होगा 3। तो यहाँ पे हमारा b की वैल्यू 3, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3/1, जिसको हम 3 भी कह सकते हैं। फिर 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर कितना होगा, 12। ठीक है दोस्तों, ये वाला आंसर होगा। अब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास वही फॉर्मूला है SN बराबर n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल डी। तो आपका जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो 948 आने वाला है। आप फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं अपना कॉपी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर क्या कहा है कि बिंदु 5, 5 से 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी दोस्तों, मूल बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो 5, 5 से जो दूरी होगी मूल बिंदु की, हमने जो बनाया था उस वक्त, वो देखिए ये जैसे हुआ, इसको कहते हैं मूल बिंदु, ये ऑरिजिन हुआ, और यहाँ पे कहीं पे 5, 5 है दोस्तों, 5, 5 यहाँ पे है। तो हमारे पास क्या है, मूल बिंदु से ये वाली दूरी को निकालने बोला है। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो दूरी है ये वाली, ठीक है दोस्तों, ये वाली निकालना है। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे लंब खींच दिए, ये वाली दूरी जो होगी वो 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये वाली दूरी भी 5 हो गई। ठीक है दोस्तों, जब आप ये वाली दूरी निकालेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाली दूरी जो हो जाएगी वो 5√2 हो जाएगी दोस्तों। देखेंगे 5√2 कहाँ पे है, तो आंसर सी जो है वो 5√2 है। ठीक है दोस्तों फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB जो है 13 है, BC है 12 है और AC है 5। तो एंगल C की वैल्यू निकालने बोला है आपको। तो हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं कि मान लिए एक त्रिभुज, ऐसे कोई त्रिभुज हुआ। ठीक है दोस्तों, ये A हुआ। ठीक है दोस्तों, ए बी जो है 13 है, मतलब सबसे बड़ी भुजा उसकी जो है वो 13 होती है। ठीक है, ये तो भुजा 13 दे दिए दोस्तों। उसके बाद क्या है कि BC 12 है, मान लिए ये B लिए थे हम। ठीक है दोस्तों, इसको B ले लिए। ठीक है दोस्तों, AB 13 हुआ तो B इसको ले लिए, इसको C ले लिए दोस्तों। अब BC जो है वो क्या है, 12 है। ठीक है दोस्तों, और AC जो है हमारे पास वो क्या है, 5 है। ठीक है दोस्तों, आपको ये तीनों आपकी जो तीनों लेंथ दिया हुआ है, इससे कहीं कुछ मिल रहा है ना, हम लोग को ये मिल रहा है पाइथागोरस ट्रायल, जिसको कहते हैं पाइथागोरस
ट्रायल कहते हैं जिसको। तो इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस तीनों मिल रहा है, क्योंकि हम जब 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर मिल रहा है हमको, तो इसको कहते हैं पाइथागोरस। ठीक है, तो इसलिए जब भी पाइथागोरस आए ये तीनों में, तो एंगल सी जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सॉरी, बिंदु 6 और 10 की कोटि क्या है दोस्तों। बिंदु और 6 और 10 की कोटि क्या होंगी, तो बिंदु 6 और 10 की कोटि जो होंगी वो 6 होंगी दोस्तों। ठीक है, क्यों होंगी 6, क्योंकि बिंदु 6 कोटि का मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि वाई एक्सिस से दूरी वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से अगर आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो उस हिसाब से आपका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, जब भी आपके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहे, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उसको स्क्वायर कर देंगे, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 16:18 मतलब 81, मतलब 16:81 के अनुपात में आएगा, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा दोस्तों वो 16:81 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या है कि इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, वही है कि ए इक्वल टू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब इसको फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपका जो फॉर्मूला, आपका जो आंसर निकलेगा दोस्तों वो 22वां पद निकलेगा। आपका 22वां पद जो होगा 109 होगा दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लिया होगा दोस्तों आपने, तो आपको क्या याद होगा कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो p/b, p मतलब परपेंडिकुलर और b का मतलब होता है बेस, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, जब आपका p/b दिया हुआ रहे तो साइन थीटा बराबर भी होता है p/h। तो h यहाँ से निकालने के दोस्तों हम लोग करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और उस पर पावर रूट। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जब उसको जोड़ेंगे तो 169 का रूट होगा। ठीक है दोस्तों, 169 का रूट 13 होता है, तो यहाँ से हमारा h निकल गया 13, और साइन थीटा बराबर होता है p/h, और यहाँ से हमारा p की वैल्यू है 12 और h की वैल्यू हो जाएगी 13, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों 12/13 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिंदु -7, 5 और 4, 2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा रेखाखंड का। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो अक्ष दिए हुए रहेंगे, तो आपको उसके मध्य बिंदु क्या निकालना है कि उसके x अक्ष को जोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाई 2, फिर y अक्ष को जोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाई 2। तो -7 और 4 को जोड़ेंगे, अगर -7 और 4 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा दोस्तों, -3/2 जो हो गया वो उसका x अक्ष हो गया, और फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा दोस्तों, और दोनों में /2 है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो 7/2, -3/2 और 7/2 आएगा दोस्तों। ये आएगा मध्य बिंदु के जो होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंग्लिश में है, जिसमें से मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि निम्न में से इसमें से कौन सा जो है इक्वल टू है वो cos 30 के, मतलब cos 30 के बराबर कौन है। तो cos 30 और हमको पता होगा दोस्तों cos 30 और sin 60 बराबर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो माध्य नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होंगी वो दोस्तों 1/sin थीटा होंगी। अगर आप दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा sin थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या होगी दोस्तों। जैसे दो सर्किल है दोस्तों, ये बन नहीं पा रहा है, मगर ये देखिए ये दो सर्किल है, ये प्रतिच्छेदी सर्किल है, इन दोनों के उभयनिष्ठ जो दो स्पर्श रेखा होंगी कॉमन, तो इन दोनों की स्पर्श रेखाएं कॉमन और स्पर्श रेखाएं की संख्या जो होंगी वो 2 होंगी दोस्तों। तो ये 2 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर अल्फा और बीटा 45 डिग्री है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अल्फा 45 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, जब 45 और 45 जोड़ेंगे 90 होगा, और साइन 90 का वैल्यू तो हम लोग को पता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस
ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, मतलब क्या कह रहा है कि शंकु का जो आधार होता है उसका जो व्यास है वो है 10 सेंटीमीटर और उसका हाइट जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है दोस्तों। शंकु का आयतन हम सबको पता होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है दोस्तों, जब आप ऐसे करके अगर आप आयतन निकालते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ से आंसर आता है दोस्तों, यहाँ से अगर आप आयतन निकालते हैं तो आपका आंसर आता है 100 पाई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 इंटू भुजा होता है। तो √2 यहाँ तो गुना किया हुआ है तो बचा यहाँ क्या भुजा, भुजा क्या होगा 16। तो ये दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस हिसाब में आएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। तो देखिए cos 90 माइनस ए बराबर जो होता है दोस्तों माइनस साइन ए होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करने होंगे, आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स में। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है कि 45520 का बहुलक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से यहाँ से बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे देखना है आपको कौन नंबर ज़्यादा बार आ रहा है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका जो बहुलक होगा दोस्तों ये होगा 2। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले हिसाब की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है हम लोग को दोस्तों कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना और इतना है, मतलब 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो घनाभ का आयतन क्या हो। जब आप दोस्तों इसको गुना करेंगे तो घनाभ का आयतन जो आपका निकलेगा वो 810 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। आयतन बराबर फॉर्मूला पता है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दोस्तों। ठीक है, तो फिर से अगले हिसाब की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ रहता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखेंगे हम लोग थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कहाँ है। देखिए यार दोस्तों, यहाँ थीटा बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। अब देखिए थीटा बाई 360 तो है यहाँ, लेकिन पाई आर स्क्वायर में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला देखेंगे थीटा बाई 180 इंटू 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए ये वाला देखेंगे, अगर थीटा बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है दोस्तों, जब आप यहाँ से 2 को काटेंगे और यहाँ से 720 को काटेंगे तो यहाँ 360 आएगा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले मैथ की तरफ चलते हैं। अगला मैथ यहाँ हमारे पास क्या है कि वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है हमको, 110 और 130 का वर्ग अंतराल है, तो इनमें से इसका दोनों का हम लोग माध्य निकाल देंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, 110 और प्लस 130 को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 110 और 130 को जब जोड़ेंगे तो 240 आएगा, 240/2 जब करेंगे तो आपका यहाँ 120 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं तक था। ये जो क्वेश्चंस आपने कराए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको जो इस पे ध्यान लगाना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके हमको बताइए कि अगला जो टॉपिक होना चाहिए, अगला जो होना चाहिए वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। आप लोग दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट करते रहिए।